हाय वांगशंग लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग के जाने के बाद सभी एल्डर्स आपस में बात कर रहे थे। तभी लेन कुरैन कहते हैं तलवार बाहर आ चुकी है, इसका मतलब है वो सभी आज़ाद हो गए हैं। वो कभी भी मास्टर की तलवार लेने आ सकते हैं, इसलिए हम सभी को अब से सावधान रहना पड़ेगा। तभी लेन शाओलिन कहती है ज़रूरी नहीं है कि ये मास्टर लिन चैन की तलवार है, ऐसा भी तो हो सकता है ये किसी कल्टीवेटर की तलवार है जो आत्माओं के कब्रिस्तान में गया हो। तब लेन कुरैन कहते हैं तुमने देखा नहीं, हुआन से लड़ते समय इसमें से रिसेंटफुल एनर्जी निकल रही थी जो बहुत ज़्यादा थी। तभी एक एल्डर उस तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उन्होंने तलवार को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें इतनी ज़ोर से झटका लगा जिससे वो पीछे की ओर गिर गए थे। इससे एक बात साफ थी कि ये तलवार मास्टर लियू चैन की है, क्योंकि इस तलवार को उनके अलावा कोई और नहीं छू सकता। तब लेन शाओलिन कहती है अगर ये तलवार मास्टर लियू चैन की है तो वो 17 साल का बच्चा जिसे ढंग से तलवार पकड़ना नहीं आता, वो इसका मालिक कैसे हो सकता है। तब लेन कुरैन कहते हैं ये बात मैं भी समझ नहीं पा रहा। डेमोनिक ग्रैंड मास्टर की तलवार इस बच्चे के हाथ में कैसे हो सकती है। अब वो लेन हुआन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। लेकिन लेन हुआन ये सोचने में बिजी था कि वो वांगजी को ऐसी क्या पनिशमेंट दे जिससे वो दोनों क्लोज आ जाएं। तभी लेन कुरैन अपना गला साफ करते हुए उसकी अटेंशन अपनी ओर करते हैं, लेकिन उसे एक आइडिया आ जाता है और वो सभी को बो करके ये कहकर चला गया कि उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। उसके जाने के बाद सभी एल्डर्स सोच रहे थे यहाँ उनकी जान में बन आई है और ये पागल इमोर्टल अपने इम्पोर्टेंट काम पूरे करने में लगा है। अब सभी एल्डर्स ने अपनी पावर से उस तलवार के ऊपर एक बैनर लगा दिया जिससे वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ विहिंग था जो एसेंस्ट्रल हॉल से निकलकर सीधे जंझा के पास गया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, एक फीमेल कल्टीवेटर जंझा की पट्टियाँ बदल रही थी। विहिंग ने उसे बो किया और बदले में उस लेडी ने एक प्यारी सी स्माइल करी। वो दिखने में इनोसेंट और काइंड लग रही थी। विहिंग ने पूछा जंझा आप कैसा है। उस लेडी ने जवाब दिया वो खतरे से बाहर है, बहुत ही जल्द उसे होश आ जाएगा। अब विहिंग ने उससे पूछा आपका नाम क्या है, क्या आप भी एक कल्टीवेटर हैं। तब वो लेडी अपना नाम यानली बताती है और वो कहती है मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं एक फिजिशियन हूँ। ये कहकर वो एक सॉफ्ट स्माइल करती है। तब विहिंग कहता है इसका मतलब आप लैन नहीं हैं। यानली धीरे से नोट करती है। यानली कहती है मैं पास ही के एक छोटे क्लैन से हूँ। अब वो एक कोने में बैठकर दवाइयाँ बनाने लगती है। विहिंग भी उसके बगल में जाकर बैठ गया था, लेकिन वो वांगजी और हुआन के रिश्ते के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से उसका चेहरा उतर गया था। अब यानली कहती है तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह दिखते हो। ये सुनकर विहिंग स्माइल करता है और कहता है आपका छोटा भाई भी है, क्या वो आपके साथ रहता है। यानली एक सॉफ्ट टोन में कहती है नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहता। अब वो कहती है उसकी स्माइल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब विहिंग उससे पूछता है आपको उसकी याद आती होगी ना। यानली धीरे से नोट करती है। अब विहिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है सीजे, अगर आपको उसकी याद आएगी तो आप मुझे बुला लेना, मैं बहुत सारी बातें करता हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा। ये सुनकर यानली उसका सर प्यार से सहलाती है
अब वो फिर से दवाई बनाने लगी थी। विहिंग ने उससे पूछा, आप क्या बना रही हैं? तब यानली कहती है, ये जियान चैंग के लिए है, इससे उसके घाव जल्दी भर जाएंगे। अब वो दोनों फिर से चुप थे। विहिंग फिर से वांगजी के बारे में सोचने लगा था और उसका चेहरा फिर से उतर गया। यानली जब नोटिस करती है, वो कहती है, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। विहिंग पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पर फाइनली उसने पूछ ही लिया। वांगजी और हुआन वो दोनों बेट्रोट क्यों हैं? ये सुनकर यानली स्माइल करती है और कहती है, ये कैसा सवाल है? अब विहिंग कहता है, हुआन एक इमोर्टल है और वांगजी वो तो उसे पसंद भी नहीं करता। उसके बाद भी वो दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? ये बात वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर कह रहा था। जिसे सुनकर यानली ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वांगजी उसे पसंद नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो? ये सुनकर विहिंग ब्लश करने लगा था। उसने जोर से अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। वो हमेशा गुस्से में रहता है, उसे कौन पसंद करेगा? अब यानली कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हें वांगजी के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। विहिंग ने धीरे से सर हिलाया, लेकिन उसके बाद वो सैड दिख रहा था। अब यानली कहती है, मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ। एक्चुअली कुछ सालों पहले लैन क्लैन पर प्रेतों का हमला हो गया था। यहाँ काफ़ी शिष्य और कल्टीवेटर मारे गए थे। तब हुआन ने लैन क्लैन की मदद करी थी और उसने सभी प्रेतों को मार दिया। जब मास्टर कुरेन ने उनसे पूछा कि आप हमारी मदद करने के बदले क्या चाहते हैं, तब हुआन ने कुछ भी नहीं कहा और वो यहाँ से चला गया। लेकिन आज से 4 साल पहले वो फिर से यहाँ आया। इस बार वो बहुत जख्मी हालत में था। मास्टर कुरेन ने वांगजी को उसका ख्याल रखने के लिए कहा। उस टाइम पर वांगजी पूरा दिन हुआन के साथ रहता था जब तक वो ठीक नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने लैन कुरेन से कहा, मुझे अपने कल्टीवेटर पार्टनर के रूप में वांगजी चाहिए। लैन कुरेन मजबूर थे, जिस वजह से वो मना नहीं कर पाए और 2 साल पहले उनकी सगाई कर दी गई। जब वांगजी 22 साल का हो जाएगा, तब उन दोनों की मैरिज कर दी जाएगी। वांगजी की शादी किसी और के साथ होगी, ये सोचकर भी विहिंग को बहुत पेन हो रहा था। उसने अपनी आंखों को धीरे से बंद करके नोट किया। दवाई बनाने के बाद यानली वहाँ से चली गई। उस दिन विहिंग जंछा के साथ था। उसे युन मैक की बहुत याद आ रही थी, खास करके उसके कछुए की, जो रास्ते में कहीं खो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे ये बात हर्ट कर रही थी कि वांगजी किसी और का बेट्रोट कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वांगजी था, जो वॉल ऑफ रूल के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी उसके पास लैन हुआन आया, जो उसके पास में खड़ा होकर एक स्माइल के साथ उसे घूर रहा था। ये बात वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद लैन हुआन ने उसे उठने को कहा। खड़े होने के बाद वांगजी ने एक कोल्ड टोन में कहा, मेरी पनिशमेंट बताइए। लेकिन लैन हुआन स्माइल करते हुए उसके एक स्टेप क्लोज गया। लेकिन जैसे ही लैन हुआन उसके नज़दीक गया, वांगजी 2 कदम पीछे हट गया था। तब लैन हुआन स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बेट्रोट को किसी और का टच पसंद नहीं है। उसने बेट्रोट शब्द में इतना जोर दिया था जैसे वो वांगजी को क्लियर करना चाहता हो कि वो सिर्फ उसे बिलोंग करता है। पर हमारी डेस्टिनी क्या चाहती है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वांगजी का माइंड टच शब्द में स्टक हो गया था।
वो पिछली रात के बारे में सोच रहा था जब उसने विहिंग को मेडिसिन्स लगाई थी। उस टाइम पर कैंडल से आने वाली डिम लाइट से विहिंग की स्किन बहुत शाइन कर रही थी। जब उसने विहिंग को टच किया था उसे अपनी बॉडी हॉट फील हो रही थी और विहिंग की बॉडी से आने वाली लोटस पियर की खुशबू उस वक्त वांगजी को पागल कर रही थी। ये सोचकर वांगजी ब्लश करने लगा था। उसके ईयर्स बिल्कुल टमाटो रेड हो गए थे। हुआन ने वांगजी को जब ब्लश करते हुए देखा तो वो शॉक हो गया था। उसे लगा शायद वांगजी उसके पास होने से अच्छा फील कर रहा है, जिस वजह से हुआन के चेहरे पर एक चार्मिंग स्माइल आ गई थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि कल हम सैरी टाउन डेट में चलेंगे। ये सुनकर वांगजी का चेहरा डार्क हो गया था। अगर हुआन उसे 300 कोड़े मारने की सज़ा देता तो शायद वो सज़ा भी इससे कम टेरिबल होती, लेकिन हुआन वहाँ से ब्लश करता हुआ चला गया। लेकिन वांगजी वहाँ पर स्टिफ खड़ा था। वो हुआन के साथ डेट पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, पर पनिशमेंट को ना मानना रूल के खिलाफ था, इसलिए उसे जाना पड़ेगा। उसी रात को विहिंग को एक नाइटमेयर आया। उसने देखा कि चारों ओर आग लगी हुई है, लोगों के घर जल रहे हैं, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। खून की वजह से पूरी ज़मीन लाल हो चुकी थी। उसने सपने में खुद को देखा। उसने देखा कि उसके शरीर में चोट के निशान हैं, जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, और उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। तभी उसने देखा कि वो सूबियान लेकर किसी की ओर बढ़ रहा था। उससे 10 कदम की दूरी पर एक औरत थी जो पूरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसके हाथ में एक 5 साल का बच्चा था जो बहुत रो रहा था। तभी वो औरत रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को जाने दो, वो एक मासूम बच्चा है, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन विहिंग ने उस औरत की एक नहीं सुनी और सूबियान से उन दोनों का गला काटकर अलग कर दिया। सूबियान से ब्लैक स्मोक निकल रही थी और उसमें हज़ारों लोगों का खून लगा हुआ था। तभी डर के मारे वो आधी रात को नींद से जाग गया। ये सपना इतना भयानक था जिससे उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में सूबियान है जिससे ब्लैक स्मोक निकल रहा था, और जैसे जैसे उसमें से स्मोक बाहर आ रहा था वैसे ही विहिंग के कानों में आवाज़ें आने लगी थी। लोगों के दर्द की आवाज़ें जो अपने जान की भीख मांग रहे थे। वो आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी। उस टाइम पर रात के 2 बज रहे थे। आवाज़ों की वजह से उसका सर दर्द में फटने लगा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अपना कंट्रोल खो रहा था। सूबियान, जिसे सभी एल्डर्स ने अपनी पावर से एक बैनर में ब्लॉक कर दिया था, वो विहिंग के पास कैसे आई? अभी सबसे बड़ा सवाल ये था। इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल खो देता, आधी रात को कोई जिदर प्ले कर रहा था। जो सॉन्ग वो प्ले कर रहा था, विहिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहले कहीं सुना है। वो मेलोडी उसके दिमाग को शांत कर रही थी। अब सूबियान भी शांत होने लगी थी। वो स्मोक जो उससे निकल रहा था धीरे धीरे गायब हो गया। आवाज़ें आना भी बंद हो गई थी। सॉन्ग सुनते ही अचानक से उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके आंसू भी बह रहे थे, जैसे इस सॉन्ग से उसकी पुरानी यादें जुड़ी हों, जिन्हें वो अब पूरी तरह से भूल चुका है। किसी के धोखे की यादें, नफ़रत की यादें। उसे कोई ऐसा याद आ रहा था जिसने उसे प्यार तो बहुत किया पर साथ में
उसे धोखा भी दिया। तभी अचानक से उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा और साथ में रो भी रहा था। उसके पाँव अपने आप ही उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे जहाँ से जिदर की आवाज़ आ रही थी। वो उस सॉन्ग का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुँच गया था। तभी वो रुक गया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। एक्चुअली गाइस, इस स्टोरी में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको नया देखने को मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।